Hello guys, how are you? So today I'm going to start some of the topic that is left behind after our nucleophilic substitution reactions which I have discussed yesterday only. So today I'm going to start a new you can say new topic that means the left out topic from the nucleophilic substitution reaction. So हम लोग ने कल देखा SN1 एंड SN2 रिएक्शंस ना, उसमें हम लोग ने सीखा कि SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होते हैं। उसके साथ हम लोग ने देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन देखा, उसके साथ हम लोग ने देखा उसके साथ मैकेनिज्म्स, देन द रिएक्टिविटी एंड देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री। दैट इज in case of SN1 reactions we are getting a racemic product, but in case of SN2 reactions we are getting only one product, that is inverted product, because it attacks from the back side. So generally today I am going to discuss some more topic. जनरली जो ये टॉपिक लेफ्ट आउट है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है बोल सकते हो साथ ही साथ। तो जनरली आज जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर SN2 रिएक्शंस। तो क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है SN2 रिएक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई विल नॉट टेक टाइम टू मच। सो यहाँ पे हम लोग मैं इसको लिख रहा हूँ इस टॉपिक को। So factors affecting SN2 reactions, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जनरली, सो दैट विल डिस्कस टुडे। द मेन टॉपिक इज आवर द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 एंड ऑल्सो SN1, नो। सो जनरली जो फर्स्ट इफेक्ट होंगे, तो जनरली जो फर्स्ट इफेक्ट होते हैं जनरली इट इज द फर्स्ट इफेक्ट, यू कैन से द फर्स्ट फैक्टर दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो पहला जो टॉपिक होंगे हम लोगों का, तो पहला फैक्टर्स अगर बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे तो जनरली इट इज स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होंगे कि SN2 रिएक्शंस फास्ट होंगे, मतलब वो रिएक्शंस फास्ट होंगे या स्लो होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि SN2 रिएक्शन इज प्रोसीड्स वाया बैक साइड अटैक, इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड। नाउ for to attack from the back side, that is the incoming nucleophile to attack from the back side, so it is suppose it is a halide, that is alkyl halide. So any nucleophile want to approach this alkyl halide, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या होंगे, this will attack from the back side, now from अगर ये बैक साइड से अटैक करेंगे then you will get one transition state, okay, that is called intermediate also. From that, when it approaches towards this carbon, that is incoming nucleophile, so it will form a nucleophilic, that is it will form a substitution product, that is called nucleophilic substitution product. Now, so basically it will be attacked from the back side. Now the question is that what are the strengths, that means क्या strength के ऊपर, कैसे strength के ऊपर depend करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। मतलब हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग एक न्यूट्रल स्पेसिस को लेंगे, जो हम लोग का यहाँ पे जो चीज हम लोग लेंगे जिसको हम लोग आज न्यूक्लियोफाइल बोलने वाले हैं, दैट इज वी हैव टेकन सम न्यूट्रल स्पेसिस एज वेल एज वी हैव टेकन वन न्यूक्लियोफाइल. So we will take two types of spaces here. The one is neutral spaces and the other one is the nucleophile spaces. And in that particular two spaces, that means दोनों केस में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा रिएक्शंस SN2 रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट होते हैं या बोल सकते हो कौन ज़्यादा स्लो होते हैं, मतलब कौन सा स्लो होते हैं कौन सा ज़्यादा फास्ट होते हैं. तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल.
सो यहाँ पे मैं इसको रफ करके दे रहा हूं ताकि हम लोग ज्यादा इस रिएक्शन को दिखा पाए यहाँ पे। तो बेसिकली तो जनरली नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं जनरली इट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शंस। हाउ? लेट्स स्टार्ट। तो देखा गया कि जनरली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं जनरली वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शंस। दैट मीन्स इट इज मच फास्टर इन कंपैरिजन टू द वीकर, इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल स्पेसिस। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे इन स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हम लोग चेक करने वाले कि क्यों ऐसा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक लेंगे मिथॉक्साइड आयन, जिसका फॉर्मूला है CH3O नेगेटिव। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जनरली मिथॉक्साइड आयन विल बी participate in the SN2 reactions that is about 1 million times faster. Experimentally it is seen that this methoxide ion is about 1 million times it is experimentally it is analyzed, or you can say it is experimental value. So generally it is 1 million times faster than methanol. And methanol is what? We are taking two species. So one is methoxide ion and the other one is methanol. And it is seen that methoxide ion is it gives 1 million times faster reaction than methanol. Why it is so? That means ये अगर यहाँ पे तुम लोग एक सिंपली एक मैं डिफिनेशन देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये स्पेसिस विथ ए नेगेटिव चार्ज, a species with a negative charge is stronger nucleophile. A species with a negative charge is a stronger nucleophile than a similar neutral species. यही मैं बार बार बोल रहा था कि अगर मैं सिमिलर स्पेसिस का अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो देखा गया कि वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा फास्ट होते हैं। दैट मीन्स इट इज मच फास्ट, इट शोज मच फास्टर रिएक्शन इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल स्पेसिस। सिमिलर का न्यूट्रल मतलब मिथॉक्साइड आयन है ना ये, तो अगर हम लोग ये कहां से जनरेट हुआ जनरली, इट इज यू कैन से दैट द मिथॉक्साइड आयन, that is the methoxide ion is what? It is a conjugate base also, you can say. It is conjugate base, and this methanol is called conjugate. Methanol is called what? Methanol is called conjugate acid. So generally conjugate base shows much faster in case of reactions in comparison to the similar species, that is methanol, that is called conjugate acid. Okay, तो जनरली ये था हम लोग का आज ये टॉपिक था कि क्यों ऐसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन तो हम लोग करा सकते हैं, उसमें बड़ा बात नहीं है, हम लोग जानते भी है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होते हैं। तो यहाँ पे मैं CH3O नेगेटिव के साथ एक रिएक्शन कराऊंगा और एक मैं कराऊंगा दैट इज कॉल्ड मिथानॉल विच इज कॉल्ड न्यूट्रल स्पेसिस। तो यहाँ पे दोनों केस में मैं रिएक्शन देखूंगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्यों ऐसा होता है वो भी चीज हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि दिस इज मच मोर, दिस इट इज 1 million टाइम्स, इट गिव्स 1 million टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ मिथानॉल। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम लोग एल्काइल हैलाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं एक सिमिलर कंपाउंड लूंगा जिसका नाम है एल्काइल आयोडाइड, और यू कैन से सिंपली मिथाइल आयोडाइड। सो मिथाइल आयोडाइड के साथ क्या रिएक्शंस करा रहा हूं मैं यहाँ पे रिएक्शंस करा रहा हूं दैट इज कॉल्ड मिथॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं,
CH3O negative, that is called methoxide ion. Similarly here in this case also CH3OH, but here you see that we have two lone pairs, no? But in this case it is negative charge. Now in this case both the reactions will be proceed. See how the reactions will proceed here. So it is a very well known, because generally it will attack from the back side. Okay, it also attack from the back side. The lone pair of electron will attack from the back side of the carbon which is having a leaving group. So यहाँ पे मैंने आयोडाइड लिया, यहाँ पे भी मैंने आयोडाइड लिया. इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये हम लोग को देखना है. क्या प्रोडक्ट बनेंगे दोनों केस में? तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज कॉल्ड, पहला तो जनरली इट विल बी ओवरकम. सो जनरली ये एक स्टेट बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये फटक से तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होते हैं ना. सो जनरली क्या होता है, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होते हैं, इसके बाद क्या होता है एक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होंगे. तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म जब होंगे तब यहाँ पे देखने में ऐसे होंगे जो हम लोग ने कल स्टडी किया. ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट. ये होंगे ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट. ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी एक सिमिलर टाइप का एक प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होंगे जनरली, दैट इज CH3OH CH आयोडीन. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक डॉट डॉट दे सकता हूँ. ठीक है, मतलब एक पार्शियली बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बिटवीन ऑक्सीजन कार्बन एंड आयोडीन. तो यहाँ पे जनरली चार्ज क्या होंगे, यहाँ पे जनरली तो यहाँ पे चार्ज होंगे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होंगे नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये क्या है, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, डबल प्लस. ठीक है, हम लोग नोटेशन करते हैं इसको. तो जनरली यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट, या दो प्लस देके भी तुम बोल सकते हो. ठीक है, तो ये दो प्लस मतलब इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट और यू कैन से इंटरमीडिएट स्टेट. ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली तो फॉर्म नहीं होते. सो इट गोज टू द ट्रांजिशन स्टेट, इट इज वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, देन अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट ना. तो यहाँ पे दोनों केस में तुम देख सकते हो कि दोनों में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिथानॉल रिएक्ट विद द अल्काइल आयोडाइड, यहाँ पे मिथॉक्साइड आयन रिएक्ट विद द अल्काइल आयोडाइड. तो यहाँ पे हम लोग को दो तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है. बट in this case when you see the experimental analysis, it has been seen that this transition state has lower activation energy. This transition state has lower activation energy and this transition state has higher activation energy. So what it means? Both the nucleophile, one is neutral species and the other one is the charged species. Both is having a reaction. Both are having or both are forming a reactions. But here in this case it has been seen that which is a negative nucleophile, it has lower activation energy and the neutral species has higher activation energy. What it means? तो generally यहाँ पे दोनों केस में प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, बट द ट्रांजिशन स्टेट हैज differing these two species you can say or differing these two nucleophile. तो generally यहाँ पे अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट तो हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या होंगे, आयोडीन नहीं रहेंगे, मतलब इट विल कम आउट व्हेन इट अप्रोचेस टुवर्ड दिस कार्बन. अगर ज्यादा अप्रोच करेंगे देन दिस विल बी कम आउट एज आयोडीन, या नॉट आयोडीन, इट विल बी कम आउट एज iodide ion. Similarly, if it approach toward this carbon, then it will come out as iodide ion. So in this case we can write the product, but here the lower activation energy and it will form what? In a very short period of time it form a products and it requires some time to overcome the energy barrier to form a product. Let's see, let's try the activation energy so that it will be much more clear. तो मैं यहाँ पे ज़्यादा छोटा छोटा करके देता हूँ, बिकॉज
इतना जगह नहीं होगा, बट एक सिंपल एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं यहाँ पे. सो ये होता है एनर्जी और एक होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ देखोगे देन जनरली इट इज एज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. सो यहां पे देख सकते हो ये इस चीज का मैं लिख रहा हूं. सो ये मेरा रिएक्टेंट था और ये मेरा प्रोडक्ट था, ये मेरा प्रोडक्ट. सो जनरली इट इज activation energy. You will study in details in chemical kinetics. So you can see that only this much of activation energy. But in this case, you will see that so obviously it is somehow more. ना तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, तो मैं एक बार वो कर देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा है एक ना. बड़ा मतलब यहाँ पे एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट. तो देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी बैरियर कितना बड़ा है, मतलब उसको कितना ऊपर तक जाना पड़ेगा. इट हैज टू पोजेस मोर एंड मोर एनर्जी. तो ज्यादा एनर्जी लेने के बाद ही उसको प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट में क्या होंगे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में उसको बहुत बड़ा एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा. But in this case you can see that it has a very low less energy. तो less energy के कारण ये फटक से क्या हो सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं, या फिर इसको you can say that, you can tell like this way, it can overcome the energy barrier in a very less period of time and it forms a product. तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जनरली जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गए वो जनरली रिएक्शंस फास्ट होते हैं उसमें इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल स्पेसिस. और एक यहाँ पे मैंने एक चीज मैंने यहाँ पे पहले बोला था, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस है जनरली, तो जनरली मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक होता है कॉन्जुगेट एसिड, एक होता है कॉन्जुगेट बेस. जस्ट याद रखना, क्योंकि ये तुम लोग को SN2 रिएक्शंस में मिल सकता है, ऐसा कुछ टर्म मिल सकते इन योर एग्जाम्स, कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे सकता है ये लोग. तो इसलिए हर एक टर्म बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम लोग उसको याद रखें या फिर उसका हम लोग कॉन्सेप्ट रखें. ठीक है, सो जनरली केमिस्ट्री यू कैन सी इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट ऑल्सो. साथ ही साथ ये बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट भी हो जाते हैं जो लोग रेगुलर स्टडी नहीं करते, बिकॉज लाइक मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स की तरह इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेली टू डेली रिवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. एवरीवन, नॉट फॉर द फैकल्टीज ऑल्सो, जो भी फैकल्टीज होते हैं अगर रेगुलर स्टडी में नहीं है तो ही कैन फॉरगेट, बट बेसिक थिंग्स मे नो बट द डिटेल्स माइट ही और शी फॉरगेट. नो, सो जनरली कॉन्जुगेट, हम लोग कॉन्जुगेट बेस क्या बोलते हैं या फिर कॉन्जुगेट एसिड क्या बोलते हैं जनरली. तो कॉन्जुगेट एसिड मतलब व्हाट यू गेट. ठीक है, सो व्हाट यू गेट आफ्टर रिमूविंग hydroxide ion. So what you get after removing hydroxide ion, that means it's called conjugate acid of that base. तो बेस के लिए conjugate acid term arose होता है, और conjugate base किसके लिए होता है, what will you get after removing what? After removing hydrogen ion. So that is called H positive ion, or simply you can say that, or proton. Proton भी बोल सकते हो, that is called H positive. So what you will get after removing hydroxide ion, that is OH negative. So generally it is called conjugate acid of that base. अगर conjugate base बोलते हो तो generally what will you get after removing H positive ion or proton? That means it's called conjugate base of that acid. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ conjugate base के लिए, तो यहाँ पे conjugate base क्या मिलेंगे हम लोग को, या conjugate acid में क्या मिलेंगे.
सो कॉन्जुगेट एसिड में हम लोग सिंपली यहाँ पे एक रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे NaOH. So NaOH dissociate because it is a strong base, so it will not be in equilibrium position, it will be a one sided, that means it will completely dissociate, so that's why it is one-headed arrow. So Na positive and OH negative. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग, तो Na positive is called the conjugate, what? Conjugate acid of base. So conjugate acid of base. या फिर हम लोग इसको, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Na positive OH negative को. तो this Na positive will be written as, that is a conjugate acid of base, NaOH. क्लियर? कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, बस इसको याद रखने से हो जाएगा. क्वेश्चन घुमा के आने से भी तुम लोग कर पाओ, यही बड़ा बात है. ठीक है. इसके बाद अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बोलता हूं तो यही एसिड के लिए होंगे. सो जनरली HCl मतलब H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मतलब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव होंगे, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl. क्लियर गाइस? तो ये था कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में. मैंने एक जानकारी दिया तुम लोग को. ठीक है. शायद मुझे लगा कि तुम लोग को ये जरूरत है, इसलिए मैंने बताया. ठीक है. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का आज जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, दैट इज फ्रॉम SN2 रिएक्शंस. तो आज हम लोग और एक चीज देखने वाले हैं, दैट इज सेकेंड फैक्टर यू कैन से. एंड सेकेंड फैक्टर इज दैट, जैसे अगर हम लोग और एक चीज में आते, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बोल सकते हो. एक सेकेंड फैक्टर है फॉर SN2 रिएक्शंस. उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैं उस चीज को तुम लोग को बोलूंगा या तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूं. ठीक है. आज तो यहाँ पे मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर जनरली हम लोग जो जनरली SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि बैक साइड अटैक होते हैं ना. तो बैक साइड से अटैक होने से हम लोग का क्या निकल जाते हैं, इट जनरली सपोज एनी ऑफ द हेलोजन एटम और एनी ऑफ द हैलाइड आयन इज डिस्प्लेस्ड एज X नेगेटिव. बट अगर X के जगह में मैं फ्लोरीन देता हूं, या X के जगह में मैं Cl देता हूं, या X के जगह में सपोज मैं ब्रोमीन देता हूं, या फिर आयोडीन देता हूं, मतलब एल्काइल कार्बन फ्लोराइड या बोल सकते हैं, या फिर एल्काइल फ्लोराइड ही बोलो, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड. तब इन दिस केस अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, सपोज OH नेगेटिव, तब क्या होंगे, यहाँ पे रिएक्शन सबका एक होंगे. मतलब रिएक्शंस सिमिलर टू, अगर रिएक्शंस कार्बन आयोडाइड का जो रिएक्शंस हो रहा है और कार्बन फ्लोराइड या कार्बन क्लोरीन या कार्बन ब्रोमाइड का जो यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे, ये जनरली सेम होंगे या डिफरेंट होंगे. ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट. नाउ व्हाई इट इज सो? सो जनरली हम लोग का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बोलते हैं कि एज वी मूव डाउन, एज वी मूव ऑन टॉप टू बॉटम फ्रॉम द ऑन अ पीरियोडिक टेबल, दैट इज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. ठीक है. तो जनरली यहाँ पे देखा गया कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, दैट इज फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम लोग जानते हैं कि ये सब एक मेंबर का एलिमेंट है, एक ग्रुप का एलिमेंट है, जहाँ पे हम लोग ने लिया एक पर्टिकुलर ग्रुप को. और कोई भी अगर ग्रुप को हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसका साइज क्या होता है. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग. इट इज अ वेरी ग्रेजुअल इंक्रीज. यहाँ पे कोई चेंज नहीं होते जनरली, बट किसी किसी में हो जाते हैं. जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में ये ज़्यादातर हम लोग को मिलते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर चेंज नहीं मिलते, रेगुलर इंक्रीज इन ग्रेडेशन ऐसा नहीं मिलते हम लोग को. बट यहाँ पे क्या मिलेंगे, विल गेट टू सी दैट जनरली यहाँ पे साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं. मतलब तो साइज बढ़ रहे हैं मतलब क्या होंगे, तो साइज बढ़ रहे हैं मतलब
हम लोग जानते हैं कि अगर साइज बड़ा हो जा रहा है, दैट मीन्स, मैं यहाँ पे अगर सिंपल एक बात करता हूं, अगर साइज बड़ा होता जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अगर साइज बड़ा है दैट मीन्स द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे उसका डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बहुत दूर तक चले जाएंगे। दैट मीन्स द एटॉमिक रेडियस विल बी सम आउट मोर इन आर्मस्ट्रॉन्ग, रेडियस बहुत बड़ा हो जाएंगे, तो मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी समहाउ लेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएंगे, और साइज बड़ा हो जाएंगे मतलब इट विल बी वेरी वेरी व्हाट वी से, इट इज वेरी वेरी व्हाट, इट इज जनरली इट इज मोर इन पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी मोर हो जाने से मतलब यहाँ पे रिएक्शंस बहुत फास्ट होने वाले हैं। तो जनरली मतलब it can displace, that means the carbon and iodine bond is very very weak in this case. Why? Because the mutual, that is the effective overlapping between the carbon and iodine is very very less, because iodine already एक बिगर मोलिक्यूल है और कार्बन सपोज इससे तो छोटा ही होंगे, तो जनरली देखा गया कि उसका इफेक्टिव ओवरलैपिंग बहुत कम होते हैं। इसके इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होता है, जनरली बहुत स्मॉल होते हैं। तो अगर स्मॉल होते हैं तो जनरली क्या होंगे, अगर बहुत बहुत कम होते हैं ओवरलैपिंग तो क्या होंगे, उसमें बॉन्ड बहुत वीक होंगे। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन हैलोजन, मतलब कार्बन आयोडीन, तो यहाँ से आयोडीन बॉन्ड मतलब आयोडाइड एस आयोडीन मोलिक्यूल विल बी कम आउट एस आयोडाइड आयन। इट्स अ वेरी वेरी रैपिड in comparison to the other, because here size is less, that means the effective overlapping is much in case of fluorine, chlorine, or you can say फ्लोरीन क्लोरीन में मैक्सिमम होंगे, ब्रोमीन और आयोडीन में थोड़ा बहुत कम होंगे, बट आयोडीन में बहुत ही कम होंगे ड्यू टू मोर बिगर इन साइज। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, दैट इज द लिविंग ग्रुप दैट इज ऑलरेडी दैट इज कमिंग फ्रॉम द हेलोजन एटम्स, तो जनरली इट इज बीन सीन दैट fluoride ion is less than chloride ion, less than bromide ion, less than iodide ion। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कुछ अलग तरीके से, हम लोग बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का अभी, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को गेन करो, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जनरली क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस down the periodic table following the increase in the size and the polarizability। polarizability मतलब एनायन का साइज बहुत बड़ा हो जाएंगे, और साइज जितना बड़ा हो जाएंगे तो उतना क्या होंगे, जनरली इट इज वेरी वेरी, इट इज द बॉन्ड विल बी वेरी वेरी वीक इन कंपेरिजन टू द अदर्स, so that's why the reactions will be somehow faster in comparison to the others। तो यहाँ पे जनरली हम लोग ने ये चीज को देखा, और साथ ही साथ अगर हम लोग और एक कंपाउंड को चूज करते जैसे फ्रॉम ग्रुप 16 एलिमेंट, सपोज OH नेगेटिव, ठीक है, तो OH नेगेटिव पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जनरली यहाँ पे जनरली कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन विथ 1 नेगेटिव चार्ज। तो जनरली यहाँ पे OH नेगेटिव, देन इट विल कम SH, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली थायोस भी बोलते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होंगे, मतलब इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड देन सेलेनियम हाइड्राइड, that means here in this is also a nucleophile। So generally you can say that as we move from top to bottom, the size of the element goes on increasing, and also they are increased in the polarizability, and it only shows that it indicates that generally the reactions will be, or generally the incoming nucleophile can displace the living group very easily because their bond is very very weak, so यहाँ पे रिएक्शन भी बहुत फास्ट होंगे। तो यहाँ पे जनरली ये था, और यहाँ पे और एक चीज बोलने वाला था मैं कि जनरली हम लोग का ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, एंड वी हैव सीन दैट, और एक हम लोग ने क्या देखा जनरली, और एक ने हम लोग ने देखा स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा, बहुत सारा है, बहुत सारा फैक्टर्स होते हैं, बट जो जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो जो आ रहा है बार बार, उस टॉपिक को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये सब टॉपिक से आएंगे, नहीं भी आ सकते, जो जो पढ़ा दिया उससे आएंगे, बट फिर भी ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तुम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी एक अलग टॉपिक है, दैट इज ऑल्सो फॉर SN2 रिएक्शंस, पर्टिकुलरली SN2 रिएक्शंस। दूसरा
दूसरा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज, तो मैंने आज ज्यादातर ध्यान दिया SN2 रिएक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग SN1 के बारे में भी देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन में स्टेरिक इफेक्ट और न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टेरिक इफेक्ट और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब, तो हम लोग ने देखा कि अगर बैक साइड में अगर सपोज तीनों एल्काइल ग्रुप है, so if incoming nucleophile want to approach this, so it is very possible, it is very impossible, that means to form a product from the tertiary alkyl halide. When it approaches, the nucleophile approaches from the back side, it is been seen that product will form, but in this case it is very impossible, you can say. बहुत ज्यादा हिंड्रेंस मिलेंगे, मतलब स्टेरिक रिपल्शंस मिलेंगे। तो अगर इस कार्बन के साथ अगर तीनों बराबर प्लासाइक इफेक्ट का ग्रुप रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंड्रेंस मिलने वाला है इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को। तो इसलिए प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, जनरली बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, या फिर बहुत बोल सकते हो कि जनरली बहुत कम है, मतलब बहुत रियर होते हैं कि यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट फॉर्म करे। प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, बट इट इज अ वेरी यू कैन से दैट ज्यादा इजीली प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग ने क्या देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर क्या स्टेरिक इफेक्ट होंगे। तो अगर न्यूक्लियोफाइल एक टर्शियरी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो एक एल्काइल हैलाइड को उस एल्काइल हैलाइड को बैक साइड से अटैक कर सकता है कि नहीं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल एक टर्शियरी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जनरली यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, एक स्टेरिक इफेक्ट मिलने वाला है। तो लेट्स सी द conclusions here, let's see the reactions here, so that it will be much more clear for you ना। so यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जनरली यहाँ पे मैं दो कंपाउंड्स, मतलब दो न्यूक्लियोफाइल लेने वाला हूं। एक लूंगा मैं इथॉक्साइड आयन, दैट इज यू ऑल नो CH3CH2O नेगेटिव, ठीक है। एंड द अदर वन आई विल टेक, that is a tertiary, you can say tertiary alkoxide ion, that is suppose ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, yes CH3 then इसका नाम क्या है, तो जनरली इस नेम इज 2,2-डाइमिथाइल, दैट इज इथानॉल। 2,2-डाइमिथाइल इथानॉल इस कंपाउंड का नाम है। और या फिर तुम बोल सकते हो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और ये रहा इथॉक्साइड आयन। देख के क्या लग रहा है, कौन which is strong nucleophile, इथॉक्स और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। why it is so that tertiary butoxide ion is a stronger nucleophile or a weak nucleophile? So generally it is a weaker nucleophile, it is not a strong nucleophile. You don't have to confuse with this, but it is what? It is generally a strong base. It is a strong base, मतलब एक stronger base है। और ये क्या है, ये जनरली होता है weaker. It is not also weaker, you don't have to write it weaker, but it is a strong base, but it is what? So generally मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इथॉक्साइड आयन क्या होता है जनरली, इथॉक्साइड आयन होता है जनरली हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो ये हुआ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इथॉक्साइड आयन। बट अगर तुम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन को देखते हो, it is a stronger base, but it is what? It is weaker nucleophile. Why it is so? Why it is called weaker nucleophile? क्यों ऐसा मैंने बोला यहाँ पे, since it has
3 CH3 ग्रुप्स, तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ सकता है तुम लोग का कि सार बार बार बोल रहा है कि CH3 ग्रुप्स आर प्लासा इफेक्ट ग्रुप। तो अगर यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन सब लोग पुश कर रहा है, सो ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन विल बी समवhat more in electron rich density. So if it is an electron, if it is more in electron rich density, then this is a stronger nucleophile obviously. But why sir is telling that it is a weaker nucleophile? But it is a stronger base. I am telling now it is a stronger base, but it is weaker nucleophile. Why? Because it cannot approach from the backside of the carbon to displace the halide ion. Why it is so? But in this case, it is a stronger nucleophile. It may be a weaker base. It may be weaker base in comparison to this, but in this case, it forms a more favorable product in comparison to the tertiary butoxide ion. Why it is so? So let's see the reactions first. From that reactions, it will be much more clear for us. Okay. So this type of questions may ask you in the may तुमको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है in your upcoming exams, that is your board exams. Okay. तो यहाँ पे हम लोग आज रिएक्शन देखने वाले। क्वेश्चन घुमा के आने से भी अगर बहुत ज्यादा टफ करना चाहते हैं तो जनरली इस तरफ से ये सब क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पार्ट है फ्रॉम SN2 और SN1 इस तरह इससे क्या करेंगे, ये लोग खींचेंगे और इसको क्वेश्चन को डाल देंगे यहाँ पे थ्रू सम अदर वेज। तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड को लिखते हैं H3C, CCH3, CCH3, then O negative, that is tertiary butoxide ion. Okay, then it reacts with it reacts with what? It reacts with it reacts with methyl iodide. क्या reactions होंगे? So these will attack this carbon, that is electrophilic carbon, and this iodine will be come out as iodide ion. Whether in this case the reaction will be very fast? No. In this case the reaction will be very slow. Reaction is very slow. Why? So obvious case ना, it is you can see that अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो देखो कितना बड़ा लगेंगे तुम लोगों को। इस कंपाउंड को अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो कितना बड़ा हो जाएंगे देखो। Let's now see. Suppose this full molecule want to attack this carbon, तब यहाँ पे hindrance मिलेंगे कि नहीं? Obviously, it is a very bulkier group because it has 3 CH3 group with this carbon. So obviously it will have some steric effect. So due to stronger base also, ये stronger base property belongs करने के बाद भी यहाँ पे nucleophilicity जो होंगे, it is a very weak because it cannot approach towards the electrophilic carbon to displace the leaving group, that is halide group. It's not very easy. That means the reaction will be very slow. होगा, but it takes lots of time. 2 दिन या 1 दिन लग जाएंगे। तो generally यहाँ पे हम लोग due to the steric effect of this nucleophile, it is not a good nucleophile, but it is a strong base. Okay, but it will be not called as good nucleophile. एक bad nucleophile है due to its more steric effect. Okay. So it will be reaction will be very slow, but in comparison to the, if you want to check for CH3 CH2O negative, that is ethoxide ion, here in this case if it react with the methyl iodide, then how will be the reactions? Here obviously this negative nucleophile can approach, that is the nucleophile can approach this carbon very easily because it has no such steric effect. Yes, it has CH2 group. That means I can write this CH2 like this way. So this CH3, this carbon and oxygen, this means this when it will come to this towards the carbon, it have only hydrogen, but it is not a bulkier group. But you can see that
here the CH3, again the CH3 group is there. It will repel with the hydrogen. Again this carbon also have some repulsion with the these groups. So यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो स्टेरिक ग्रुप नहीं है यहाँ पे. दिस कार्बन ओनली वन CH3 ग्रुप इज देयर इन द टर्मिनल. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा नहीं है, ओनली द स्मॉल हाइड्रोजन इज देयर. सो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेंगे जनरली, यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगे, द रिएक्शंस विल बी वेरी वेरी फास्ट. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, हियर द रिएक्शंस इज very very fast due to less hindrance, or you can say due to maybe it is maybe it's not a very strong base, but it acts as a good nucleophile because due to its less steric effect in comparison to this. So it is here the reactions will be very very fast. So this is the case where generally when a nucleophile attack a carbocation, when a nucleophile attack a carbocation, when a nucleophile attacks a carbon atom, so generally it will form what, generally a bulky base or a group. अगर bulky base और group अगर होते, it cannot attack the carbon atom easily. इससे तो ये conclusion आते हैं ना. तो ये generally SN2 reactions का एक overview था, जिसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग SN2 reactions को हम लोग उसका factors affecting देखा. उसमें हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखा कि अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है. दैट मीन्स इट जनरली अगर लिविंग ग्रुप होते हैं तो सबसे जो लोअर मेंबर ग्रुप है फ्रॉम एनी ग्रुप, दैट इज ग्रुप 17 और ग्रुप 16, उसमें देखा जाता है कि जनरली इट एक्ट एज ए गुड लिविंग ग्रुप ऑल्सो. तो आज ये था जनरली. और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे, द लास्ट टॉपिक यू कैन से फॉर द SN2 रिएक्शंस. इसके बाद और जरूरत नहीं है, तुम लोग का हो जाएंगे, ठीक है. तो एक टॉपिक यहाँ पे और एक टॉपिक मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है इन योर एग्जाम. तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को. एक टॉपिक है कि कैसे लिविंग ग्रुप्स, एक टॉपिक है लिविंग ग्रुप, the living group effect on the substrate, living group effect on the substrate. और एक बात, एक जरूरी तुम लोग को बात बोलना है कि मैं पीडीएफ फाइल नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को. ऐसा मत सोचो कि मैं पीडीएफ फाइल नहीं दूंगा. मैं पीडीएफ फाइल कर दे दूंगा तुम लोगों को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, फटाफट खत्म हो जाएंगे. तो इसके बाद ही मैं पीडीएफ फाइल दे दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है. तो अभी है एक लिविंग ग्रुप इफेक्ट ऑन द सबस्ट्रेट. तो लिविंग ग्रुप इफेक्ट ऑन द सबस्ट्रेट में हम लोग को देखना है जनरली. यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि कैसे लिविंग ग्रुप इफेक्ट होते, मतलब सबस्ट्रेट के साथ, अगर सबस्ट्रेट के साथ अगर कोई भी लिविंग ग्रुप है तो उसमें कैसे इफेक्ट होते हैं, मतलब कैसे इफेक्ट पड़ता है मतलब. तो यहाँ पे एक जो हम लोग का जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शंस, तो अभी हम लोग ने जान ही लिया कि हम लोग का रिएक्शन कैसे होता है जनरली. इट अप्रोचेस फ्रॉम द बैक साइड. ये SN2 रिएक्शंस है ना. तो जनरली यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली कि ये जो X है, ये जो X है, ये X क्या होना पड़ेगा जनरली, इट शुड बी गुड लिविंग ग्रुप. एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना पड़ेगा. और अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, it should be weak base. एक अच्छा वीक बेस, अगर वीक बेस होते हैं तो जनरली ये एक गुड लिविंग ग्रुप हिसाब से हम लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं. व्हाई इट इज सो जनरली फॉर दैट व्हाट शुड बी द लिविंग ग्रुप. तो यहाँ पे एक्स के जगह में क्या लिविंग ग्रुप आने से अच्छा है. तो मैंने कुछ देर आगे ही बोला तुम लोगों को कि जनरली यहाँ पे जो वीक बेस होंगे जनरली, इसमें से F नेगेटिव इज लेस देन Cl नेगेटिव, दैट इज फ्लोराइड आयन, देन ब्रोमाइड आयन, एंड इट लेस देन आयोडाइड आयन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्डर है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली क्या है, तो ये एक ऑर्डर है, हम लोग बोल सकते हैं कि
इस ऑर्डर में जनरली क्या होते हैं कि अगर x के जगह में आयोडीन होते हैं, मतलब XI, मतलब x के जगह में अगर सपोज मैं आयोडीन देता हूं, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप. व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट if we move on top to bottom, the nucleophilicity increases. तो जनरली यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे जनरली साइज बड़ा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कार्बन और आयोडीन का क्या होंगे, जनरली इट विल बी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग. सो जितना बॉन्डिंग कम वीक होंगे, ड्यू टू इट्स मोर इफेक्टिव साइज, ड्यू टू इट्स मोर बिगर साइज, दैट मीन्स द कार्बन एंड आयोडीन बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन साइमल्टेनियसली. क्योंकि यहाँ पे जनरली SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शंस. यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, जनरली कंसर्टेड रिएक्शंस ऑब्टेन करते हैं. ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन वेदर इन केस ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन में हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन देखते हैं. तो जनरली तुम लोग का आंसर क्या होंगे, SN2 रिएक्शन में हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रहा है विद दिस कार्बन. सिमिलरली कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है. तो जनरली बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली. दिस इज व्हाई इट्स नोन एज कंसर्टेड रिएक्शंस. ओके, कंसर्टेड रिएक्शंस हम लोग बोल सकते हैं इसको. तो जनरली हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर आयोडीन से फ्लोराइड आते हैं तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज होते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग जनरली अगर बोलते हैं कि अगर यहाँ पे तो आयोडीन क्या होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर का जो एलिमेंट होते हैं जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ये लोग ज्यादातर मोर बेसिक इन नेचर होते हैं इन कंपैरिजन टू द लोअर मेंबर एलिमेंट. टॉप का एलिमेंट बेसिसिटी ज्यादा होते हैं. तो हम लोग यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं कि जनरली इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी वीक बेसिस, दैट इज कॉल्ड वी कॉल एज लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि तुम जितना ऊपर से नीचे आओगे, इट विल बी कंसिडर्ड, इट विल गो ऑन मोर इन बेसिक इन नेचर, इट विल बी लेस बेसिक नेचर, दैट इज कॉल्ड वीक बेस. एंड वीक बेस मीन्स इट इज having higher tendency to live from this carbon, that is it is a good living group you can say. तो जनरली ये था, जनरली यहाँ पे हम लोगों का आज टॉपिक था. और ये जनरली ये एक बहुत इट इज अ वेरी वीक बेस. Generally iodine, that is called iodide ion, which will be displaced after nucleophile will attack this carbon. So generally this is a very good living group. ठीक है, इस चीज को याद रखना. तो यहाँ पे जनरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आ जाता है दूसरे तरीके से तो तुम लोग को ये चीज जानना है. ठीक है, तो ये था SN2 रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी. शायद तुम लोग को अच्छा लगा होगा. तो पढ़ते रहो और मम्मी पापा का ध्यान रखो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव. थैंक यू सो मच.